अगर जापानीज आर्मी पीछे नहीं हटती तो नेताजी पूरे भारत को आजाद करा लेते। देखिए, जापान और आजाद हिंद फौज ब्रिटिश कंट्रोल्ड बर्मा पर हेवी अटैक करते हैं और बर्मा को इन्वेड कर देते हैं। अब बर्मा जापान और नेताजी के कंट्रोल में था। यही बेस बनता है आजाद हिंद फौज के फर्दर ऑपरेशंस के लिए। अप्रैल 1944 में आईएनए मणिपुर को इन्वेड करती है और यहीं पर पहली बार लहराता है तिरंगा। ब्रिटिशर्स इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ रिटेलिएशन शुरू किया और तब शुरू हुआ इंटेंस बैटल ऑफ इम्फाल और कोहिमा, जहां 12,000 जापानी और आईएनए सोल्जर्स ने 1500 ब्रिटिश सोल्जर्स को घेर लिया। ये बैटल 2 महीने तक चला, जिसमें जापान से फूड, एम्यूनिशन, क्लोथ्स और मेडिसिन पहुंच नहीं पा रही थी और जिसकी वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन अगर जापान से भारी मात्रा में एम्यूनिशन और सप्लाईज आते रहते तो नेताजी नागालैंड को आजाद करा लेते। उसके बाद उनका टारगेट था असम, बंगाल, जहां पे वो लोगों को आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे। असम और बंगाल को आजाद करने के बाद और लोग आजाद हिंद फौज में जुड़ते, इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते। अब नेताजी और तेजी से आगे बढ़ते हुए बिहार को आजाद कर लेते और अब तक आजाद हिंद फौज इतनी बड़ी हो जाती कि ब्रिटिशर्स को फौरन इंडिया से एग्जिट लेना पड़ता। लोगों को साथ लेकर मासिव प्रोटेस्ट और मिलिट्री स्ट्रेटजीज के साथ नेताजी सेंट्रल इंडिया और मद्रास को आजाद कर लेते। अब आजाद हिंद फौज की सप्लाई चेन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती। जापान हेवी मिलिट्री सप्लाईज देता और अब टारगेट होगा दिल्ली, जिसके पहले ही ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ चुके होते या अगर नहीं तो मारे जाते। और इसी के साथ नेताजी पूरे इंडिया को आजाद कर लेते और ना ही हमसे पाकिस्तान अलग होता, ना ही म्यांमार, ना ही श्रीलंका, ना ही बांग्लादेश, और आज इंडिया एशिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री होती।